Hello everyone, here I am Dr. Vandana Gupta and I am going to discuss food cooking methods and in हिंदी भोजन पकाने की विधियाँ। तो चलिए फिर आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मैम इसका फूड कुकिंग मेथड्स को भी पढ़ा दीजिए। तो फिर इस पर हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आज हम पूरा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फूड कुकिंग मेथड्स। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है कि भोजन को पकाना। भोजन को पकाना मीन्स कुकिंग। कुकिंग का मतलब होता है पकाना, ये आप लोग जानते हो अच्छे से। अब भोजन उचित पोषण के लिए यानी कि अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो खाना पकाने की सही विधियों का आपको प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही विधियों का प्रयोग नहीं करोगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। अगर भोजन पकाने की सही विधि का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब भी आप भोजन पकाते तो उस समय आपको ध्यान में रखना होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप भोजन क्यों पका रहे हो। ठीक है, तो ये भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भोजन पका क्यों रहे हैं, हमारा पकाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम उद्देश्य की भी बात करेंगे कि फूड कुकिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए कुछ ऐसे जैसे फल हो गया, कुछ सब्जियां हो गई, जैसे सैलड में आप यूज कर रहे हो तो उनको हम कच्चे ही खा सकते हैं, यानी कि रॉ फॉर्म में हम उसको खा सकते हैं। लेकिन अधिकतर खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको पकाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो उनका टेस्ट अच्छा आ जाए, उसमें फ्लेवर आ जाए, ठीक है, और देखने में भी वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से आप अपने भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हो, उसमें फ्लेवर ला सकते हो और उनको अट्रैक्टिव बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पर बात आता है कि कुकिंग होता क्या है, यानी कि फूड कुकिंग की अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो फिर इसकी डेफिनेशन ये है कि ऊष्मा ताप के प्रयोग से भोजन को तैयार करना ही खाना पकाना कहलाता है, यानी कि फूड कुकिंग कहलाता है। जब आप ऊष्मा का यूज कर रहे हो यानी कि हीट का यूज करके जब आप भोजन को तैयार करते हो तो वही चीज आपकी फूड कुकिंग या फिर खाना बनाना कहलाता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स या आप उद्देश्य भी कह सकते हो कि खाना बनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, एक तो ये है कि खाद्य पदार्थों के स्वाद और उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में सुधार ला सकें, इस वजह से हम भोजन पकाते हैं। दूसरा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए भी हम खाना पकाते हैं। तीसरा ये है कि खाद्य पदार्थों की सुपाच्यता को बढ़ाने के लिए यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम खाद्य पदार्थों को पकाते हैं। चौथा ये है कि विविधता लाने के लिए, यानी कि आप जो है आप फूड कुकिंग के थ्रू आप एक ही प्रोडक्ट से, एक ही खाद्य पदार्थ से आप कई टाइप की, कई वैरायटी की चीजें बना सकते हो। तो ये भी इसका उद्देश्य है, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट भी आता है खाना खाने में, क्योंकि एक ही खाना खाते खाते हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको बोर नहीं होना है तो आप उसी मटेरियल का यूज करके आप कई सारी अच्छी अच्छी डिशेस तैयार कर सकते हो। तो ये हो गया विविधता लाने के लिए हम भोजन को पकाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का उपभोग बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि वो अधिक से अधिक कंज्यूम किया जा सके, इस वजह से भी हम भोजन को पकाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो टेस्ट बढ़ेगा, उसका फ्लेवर बढ़ेगा, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, तो आप कंज्यूम भी ज्यादा करोगे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि के लिए, यानी कि जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन खाद्य पदार्थ जो भी आप पकाने जा रहे हो उनमें जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है, उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी उपलब्धता को, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम भोजन को पकाते हैं। जैसे कि अंडा क्या है, अंडा पकाने से उसमें पाई जाने वाली जो एविडिन है,
वो बायोटिन में परिवर्तित होकर शरीर के लिए उपलब्ध हो जाती है। एविडिन क्या होता है, जो बायोटिन वो प्रोटीन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, यानी कि उनको रोकने का काम करता है। तो जब आप जो है अंडे को पकाते हो, यानी कि उनको बॉयल करते हो, या आप कह सकते हो कि उसको हम पोचिंग बोलते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब अब ये पोचिंग प्रोसेस करते हो एग को बॉयल करने के लिए, देन क्या होता है, जो उसमें एवाइडिन पाई जा रही है, एविडिन ये अंडे में पाई जाती है, जो कि एक इनहिबिटर का काम करती है। क्या करती है? इनहिबिटर का काम। इनहिबिटर का मतलब है कि जो कि दूसरों को रोकने का काम करे, यानी कि दूसरों के जो गुण हैं, जो उनकी उपलब्धता है, दूसरों की अवेलेबिलिटी है, उनको रोक देता है, वो आपके शरीर को नहीं मिल पाती है। तो अब चूंकि आपके जो अंडे में है वो बायोटिन प्रोटीन पाई जा रही है, तो अब उसमें एविडिन भी पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये इनहिबिटर का काम करता है। अब जो उसमें प्रोटीन पाई जा रही है वो आपके शरीर को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये उनको रोक देगा। तो जब आप अंडे को बॉयल करते हो, पकाते हो, तो ये जो है नष्ट हो जाता है, और इस तरीके से जो बायोटिन प्रोटीन है वो हमारे शरीर को उपलब्ध हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि पोषक तत्वों की सघनता बढ़ाने के लिए, ओके, पोषक तत्वों की सघनता बढ़ाने के लिए जैसे कि दूध से खोया बनाना। अब क्या है, आप ऐसे भी दूध यूज कर सकते हो और उससे भी कोई भी डिश भी तैयार कर सकते हो, और दूध से आप उसको जो है क्या कर सकते हो, उसका खोया भी तैयार कर सकते हो, यानी कि उसको सघन बना करके आप जो है उसको दूसरी डिश तैयार कर सकते हो उसी प्रोडक्ट से। ओके, यानी कि उसको हम लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, भोजन पकाने की कुछ उद्देश्य हो गए कि हम भोजन क्यों पकाते हैं। ओके, कारण भी कह सकते हो, उद्देश्य भी कह सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए अब आते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग पर। मेथड्स ऑफ कुकिंग, या हम कह सकते हैं पकाने की विधियां। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपका इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये पकाने की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं इसमें। चलिए अब आते हैं मेथड ऑफ कुकिंग में कई सारी हैं। देखिए, एक तो हम भोजन पकाने की इसको क्लासिफाई किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे ये आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, ये भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। गीले ताप द्वारा पकाना, ठीक है, गीले ताप का मतलब है कि आप मॉइस्ट हीट देकर के इसको पका सकते हो। गीले ताप का मतलब है पानी और भाप के द्वारा पकाना, ये गीला, यानी कि ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मॉइस्ट हीट, ठीक है। दूसरा है शुष्क ताप द्वारा पकाना, यानी कि हवा और वसा द्वारा। यहां पर अब देखिए पानी कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, इसमें एयर का यूज हो रहा है और फैट का यूज हो रहा है, तो इसको शुष्क ताप द्वारा पकाना बोलते हैं, यानी कि आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो ड्राई हीट, ड्राई हीट कह सकते हैं। ये मॉइस्ट हीट हो गया, ये आपका हो गया ड्राई हीट। फिर ये है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण का मतलब है कि जब हम एक से अधिक मेथड का यूज करके किसी भी भोजन को पकाते हैं, तो वो चीज आपका सम्मिश्रण कहलाता है, यानी कि इसको आप कह सकते हो इंग्लिश में कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड हो गया। ओके, ये तीन टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, आपके भोजन पकाने की विधियां हो गई तीन टाइप की। अब इसके अंदर में कौन कौन सी विधियां आ रही है तो देख लीजिए यहाँ पर, इसके बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपका मॉइस्ट हीट है, इसमें गीले ताप द्वारा पकाने में, यानी कि पानी और भाप के द्वारा जो आप पकाते हो उसमें आपका बॉइलिंग आ गया, ठीक है, उबालना। फिर आ गया सिमरिंग, जिसमें कि हम धीमी आग पर पकाते हैं। फिर तीसरा है पोचिंग, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, एग के लिए यूज किया जाता है, इसमें बहुत कम तरल और ताप में पकाते हैं। और स्टीविंग, इसमें धीमी आंच पर बंद बर्तन में पकाते हैं। फिर आता है, ये स्ट्रीमिंग नहीं है, ये स्टीमिंग है। स्टीमिंग मीन्स भाप, स्टीम मीन्स भाप होता है, तो उसके द्वारा पकाना। फिर आता है प्रेशर कुकर में पकाना।
प्रेशर कुकिंग। फिर इसमें है शुष्क ताप में भूनना हो गया, यानी कि रोस्टिंग हो गया। फिर ग्रिलिंग या फिर कोयले की खुली आग पर भूनना, इसे ग्रिलिंग या फिर ब्रॉयलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर भट्टी में पकाना यानी कि बेकिंग, जिसे आप ओवन में यूज करते हो। थोड़े तेल में जल्दी जल्दी तलना, जिसको कि सॉटिंग बोलते हैं, और तलना मीन्स फ्राई करना। फिर सम्मिश्रण यानी कि कॉम्बिनेशन जो मेथड है, इसमें ढक्कनदार पतीले में पकाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेजिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब एक से अधिक मेथड का यूज किया जाता है भोजन पकाने के लिए तो उसको ब्रेजिंग बोलते हैं, BRAISING। चलिए अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां पर ये हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया कुकिंग मेथड्स का। अब आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले है कि नम ताप यानी कि आर्द्र ऊष्मा से पकाने की विधियां, यानी कि मॉइस्ट हीट। पहला जो मेथड है मॉइस्ट हीट, या फिर हिंदी में इसे हम नम ताप बोल सकते हैं, या फिर आर्द्र ऊष्मा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला था इसमें बॉयलिंग। चलिए, तो इसमें जो पहला हमें पढ़ना है वो है बॉयलिंग, यानी कि उबालना। तो ये तो आपको पता ही है, बॉयल करना, उबालने का मतलब क्या होता है, यानी कि भोजन को इतने पानी में पकाना कि भोजन पानी में डूबा हुआ हो। अब इसमें क्या होता है, जो भोजन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही इसका ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पकाते हैं और भोजन के नरम हो जाने तक पानी को उसी तापमान पर बनाए रखते हैं। अब उबाल कर पकाए जाने वाले भोजन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप चावल हो गया, अंडे हो गया, दाल है, मांस है, ये सारी चीज़ें आप बॉयल करते हो, यानी कि उबाल कर पकाते हो। अब क्या होता है कि उबालने की प्रक्रिया में जैसे किसी किसी में अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा होती है, जैसे कि अंडा आप उबाल रहे हो और आलू उबाल रहे हो तो पानी अधिक लगता है, और या फिर पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि दाल और चावल आप पकाते हो तो बहुत अधिक नहीं होता है, चावल जितना होता है आप लगभग उतना ही पानी रखते हो या थोड़ा बहुत ज्यादा रखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो उबालने की प्रक्रिया है वो अधिक पानी के द्वारा और कम पानी के द्वारा, यानी कि पर्याप्त पानी के द्वारा की जा सकती है, दो टाइप से। अब आमतौर पे क्या होता है कि उबालने की प्रक्रिया जो है सिमरिंग अथवा अन्य विधियों के सम्मिश्रण में प्रयोग की जाती है, यानी कि अभी जो हम आगे आपको सिमरिंग बताएंगे, पोचिंग बताएंगे, तो आप वो कह सकते हो कि जो ये हम उबालना है, बॉइलिंग है, इसी का ही पार्ट है वो, यानी उबालने की विधियों के का ही सम्मिश्रण है, वो कॉम्बिनेशन है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि चावल, सब्जियां, दाल पकाना, ये सब चीजें। अब जनरली क्या होता है, अब हम जो घर पर, अब मान लीजिए हम अंडा क्या कहते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि अंडा उबालना है, ये तो हम नहीं कहते कि अंडे की पोचिंग करनी है, ऐसा बोलते नहीं है, क्योंकि जनरल भाषा में हम उसको उबालना ही कहते हैं। बल्कि अगर कुकिंग मेथड्स की बात करें तो उसमें अगर आप जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं, उनको पता है कि हाँ इसका अलग अलग नाम है, कि अंडे को उबालने को पोचिंग बोल रहे हैं, और जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे हम बॉयल कर रहे हैं तो फिर उसको हम सिमरिंग बोलेंगे, 100 डिग्री पर कर रहे हैं तो उसको हम बॉयलिंग बोलेंगे। तो ये आपको पता है, यानी कि सिर्फ जो होम साइंस कैंडिडेट है, जो होम साइंस स्पेशलिस्ट हैं, आप अपने आप को स्पेशलिस्ट ही समझो, विशेषज्ञ ही समझो, क्योंकि आप ही इनके बारे में जान सकते हो। आपके घर के जो अदर मेंबर्स होंगे उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि हाँ इसका जो है अलग अलग टर्म्स है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप उनको बता सकते हो, ओके। यही एक फायदा है कि होम साइंस का, कि आपको हर एक चीज का टर्म पता है, यानी कि साइंटिफिकली आप उसको जान सकते हो, ओके। चलिए, फिर अब है कि अब देखिए उबालना का मतलब क्या है, कि भोजन को किसी भी ऐसे तरल में, तरल का मतलब पानी हो गया,
यहाँ पर हम पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी तरल हो सकता है, ठीक है। तो भोजन को किसी भी ऐसे तरल में जिसकी सतह पर बुलबुले उठ रहे हों उबाला जा सकता है। बॉइलिंग का मतलब है जब आप कोई भी चीज बॉयल करते हो तो जब उसकी सतह पर, यानी कि जो भी तरल आप यूज करो, लिक्विड मटेरियल यूज कर रहे हो, पानी हो गया या कुछ और भी चीज हो गई, तो उसकी जब सतह पर, सरफेस पर जब बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है, यानी कि बबल्स उठने लगते हैं, तो वो चीज बॉइलिंग कहलाती है। यानी कि वो चीज आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रही है जब बुलबुले उठने लगते हैं सरफेस पर, तो इसी को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दूध बॉयल कर रहे हो या पानी बॉयल कर रहे हो या फिर कोई भी चीज, ओके, तो ये चीज हो गई आपकी बॉइलिंग। चलिए, अब इसके बाद में अब इसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं, तो वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। लाभ का मतलब है कि यह एक बहुत ही आसान तरीका है, पहली बात तो, ठीक है, इसमें कुछ किसी भी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी सामान की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, लाभ ये है कि जो प्रोटीन है इसमें डीनेचर हो जाती है, और जैसे कि जिलेटिनाइज्ड से आप क्या बोलते हैं, जैसे कुछ हम बनाते हैं ना कि गेहूं वगैरह का कुछ बना रहे हैं, गेहूं की एक रेसिपी बनती है जिसे निशास्ता बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, जिसमें अगर आपने बनाया होगा, गेहूं को क्या करते हैं कि भिगो करके रात में भिगो देते हैं, फिर मॉर्निंग में हम उसको क्या करते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको हम पकाते हैं, दूध में पकाते हैं, उसमें आप चीनी डाल सकते हो, मेवे डाल सकते हो, तो उसको हम पकाते हैं। तो जब आपका जो मटेरियल है जब वो थोड़ा सा सॉलिड होने लगता है, सेमी सॉलिड आप कह सकते हो, जब होने लगता है तो उसमें जो मांड होता है ना वो जिलेटिनाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो वो प्रोसेस हो रही है, वो जो स्टेज होती है उसको जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिलेटिन का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो उसमें कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है, वो विघटित हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं कि प्रोटीन जो है, मतलब और जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, ठीक है, विकृत हो जाती है। तो ये जो है लाभ होता है कि जो भी आपके जो खाद्य पदार्थ हैं तो उसमें जो है प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है। जैसे कि आप अंडा है, अंडे को ही बॉयल करते हो तो क्या होता है, जो उसमें प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो जो है बिल्कुल जैसे लिक्विड रहता है, लेकिन लिक्विड के बाद में वो सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसके अलावा क्या होता है कि भोजन का बहुत आसान तरीका, ये चीज़ तो है ही, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि हाँ, यूनिफॉर्म कुकिंग, यानी कि जब आप कुक करते हो, मतलब बॉयल करते हो, तो उससे क्या होती है, यूनिफॉर्म कुकिंग आती है, यानी एक सारता आ जाती है, जो भी आप भोजन पका रहे हो वो एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, और प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाती है, जो स्टार्च है यानी कि जो मांड है खाद्य पदार्थ में वो जिलेटिनाइज्ड हो जाती है, क्योंकि जिलेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो कोलेजन प्रोटीन है वो आपकी विघटित हो जाती है, यानी कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये उबालने का फायदा है। चलिए, अब इसके बाद में हानियां की बात करें तो इसमें हानि क्या क्या है, एक तो पोषक तत्वों का नष्ट होना, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप बॉयल कर रहे हो और उसमें क्या है, जो भी पदार्थ जिसमें कि इसकी हम हानियां की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए नोट डाउन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और बहुत सारी आपको पता नहीं है, तो बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहे हैं, जैसे कि डिग्री हो गया, टेम्परेचर हो गया इसका, तो ये चीज़ हम यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं। और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा समझने में कोई भी ऐसा साइंटिफिक नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो, अगर हम जो बोल रहे हैं बस आप उसको ध्यान से सुनते रहो तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हानियों में क्या है, पोषक तत्वों का नष्ट होना, ये इंपॉर्टेंट है, तत्वों का नष्ट होना, क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो भी घुलनशील विटामिन है, जैसे कि आपका विटामिन बी और सी हो गया, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आपके, बी और सी, ठीक है। अब चूंकि ये पानी में घुलनशील है तो जब आप बॉयल कर रहे हो किसी भी खाद्य पदार्थ को जो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो आपका विटामिन सी पाया जा रहा है, तो क्या होगा, वो पानी में
पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने उस उबले हुए पानी का कहीं यूज नहीं किया, उसको फेंक दिया, तो क्या होगा, इससे आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। अगर आपने उसको, या तो फिर आप जो बॉयल कर रहे हो आप उसी पानी को आप यूज कर लो, तब फिर आपका जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो नष्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको यूज हो जा रहा है, आपके शरीर में जा रहा है। बट अगर आपने बॉयल किया और उस पानी को फेंक दिया, तब फिर यहाँ पर पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर आप क्षति से बचाना चाह रहे हो तो पके हुए पानी को आप जैसे सूप बनाने में यूज कर सकते हो, दाल बनाने में यूज कर सकते हो, सांभर बनाने में यूज कर सकते हो, यानी कि किसी भी डिश को बनाने में, जो भी आप रेगुलर बेसिस पर दाल बन रहा है, रेगुलर बेसिस पर आप चावल बना रहे हो, रेगुलर बेसिस पर जो भी चीजें बन रही हैं, तो वो पानी को आप फेंको नहीं, उसको किसी दूसरे डिश में यूज कर लो। ओके, चलिए, अच्छा, इसके साथ साथ में विटामिन बी और सी तो आपका पानी के साथ साथ निकल ही जाएगा। साथ में क्या है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अब ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये भोज्य पदार्थों में ये भी जो है आपके निकल जाते हैं। बी और सी तो निकल ही रहा है, साथ में क्या क्या है आपका, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये भी, इनका भी लॉस होता है। क्योंकि देखिए आपके जो भी ज़्यादातर हम धोने का काम किस में करते हैं, धोने का है, बॉयल करने का काम, जैसे आप सब्जियां हो गई, ठीक है, सब्जियां हो गए, फल हो गए, या फिर और भी जो भी खाद्य पदार्थ बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके खनिज यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब पाया जा रहा है, और जो है विटामिन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप जो सब्जियां, हम क्या करते हैं कि उनको बॉयल करते हैं, उसके बाद में बॉयल, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं कि हमको बॉयल करते हैं, उसके बाद में उसको यूज करते हैं, और क्या करते हैं, उसके पानी को फेंक देते हैं। तो आप ये कर सकते हो, पहले आप अच्छे से उनको धुल लो, उनकी सफाई कर लो, जो भी आप बॉयल करने जा रहे हो, फिर उनको साफ पानी में आप बॉयल करो, और फिर उन्हीं पानी को आप किसी दूसरे चीज में यूज कर लो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका विटामिन बी और सी का लॉस नहीं होगा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये भी पानी के साथ जो है धुलकर बह नहीं जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में है, ये तो आ गया पोषक तत्वों का नष्ट होना, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा है कि लॉस ऑफ कलर हो जाता है, यानी कि रंग का नष्ट होना। ठीक है, लॉस ऑफ कलर। तो अगर पानी में जो घुलनशील रंग देने वाले रंजक हैं, यानी कि कलर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे चुकंदर में से बेटानिन है, तो वो कम हो जाता है, रंग यानी कि नष्ट हो जाता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ आपको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे चुकंदर होता है तो वो कलर प्रोवाइड करता है, तो वो कलर किससे होता है, क्योंकि उसमें जो आपका पिगमेंट पाया जा रहा है, बेटानिन पाया जाता है, तो वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रंग नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से रंग की हानि को अगर आप रोक भी सकते हो, कैसे, चुकंदर के को छिलके सहित आप उबालो, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो उसके रंग की हानि है वो नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है कि अधिक समय लगना, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये हानि की हम बात कर रहे हैं, अधिक समय लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, स्वाद और बनावट का नष्ट होना, अगर ज्यादा हो गया, स्वाद और बनावट नष्ट होना। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर। अब जो उबला हुआ भोजन है वो स्वादिष्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि स्वाद देने वाले जो तत्व हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्लेवर बढ़ाने में, फ्लेवर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब चूंकि अगर वो निकल जाएगा, आपने उस पानी को फेंक दिया, कहीं यूज नहीं किया, तो क्या होगा कि अब जो उससे फ्लेवर थे, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो निकल गए। अब क्या होगा, अब वैसे भी आपको उबला हुआ भोजन आपने खाया ही होगा, बहुत कम पसंद आता है। ठीक है, और अगर आपने भोजन को जितनी जरूरत है उबालने की, उससे अधिक अगर उसको बॉयल कर दिया, तो उसे क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट तो खराब होगा ही, साथ साथ में उसका टेक्सचर जो बनावट है वो भी खराब हो जाएगा। ये आपने देखा ही होगा, घर में अक्सर गलती हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अधिक बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको नहीं पता होता है कि कितनी देर तक हमें किसी चीज को बॉयल करना है, तब ये गलती हो जाती है। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं, ठीक है, बॉयलिंग की। चलिए, तो अगर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं बॉइलिंग से, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, एक तो पानी की कम से कम मात्रा का प्रयोग करो, जिससे कि आपको उसे फेंकना ना पड़े।
ठीक है। और दूसरी बात है, और मतलब जो वाष्पीकरण है उसको रोकने हेतु ऐसे पैन का प्रयोग करें जिसका ढक्कन पैन पूरी तरीके से कसा हुआ, यानी कि आसानी से उसको आप बंद कर दो, क्योंकि क्या होगा जब स्टीमिंग होगी तो भाप के द्वारा भी वो उड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको बंद करके कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, पोषक तत्व स्वाद को बचाने के लिए आप उबलते हुए पानी में सब्जियों को डालें, एक बार उबालें और फिर इसके बाद धीमी आंच पर पकाएं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो पोषक तत्व हैं और जो का स्वाद है वो बच जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे पर, सिमरिंग। जो दूसरी विधि है वो है धीमी आंच पर उबालना। ये आप उबालना ही कह सकते हो इसको, जनरली तो हम साधारण भाषा में इसको उबालना ही बोलते हैं, ठीक है। बस इसका, लेकिन इसका टर्म है सिमरिंग। चलिए, अब जब भोजन को अच्छी तरह से कसे हुए ढक्कन वाले पैन में, उस तरल में जिसमें कि सब्जियां डूबी हों, उबलने के बिंदु यानी कि उसका जो पॉइंट है, टेम्परेचर है, वो आप 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर अगर पकाया जाए। उबलने के बिंदु का मतलब है, उबलने का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सिमरिंग होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर होती है, यानी कि 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप जो है जब किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाते हो तो उस प्रक्रिया को सिमरिंग कहते हैं। यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स उबलने का जो बिंदु है उससे नीचे के तापमान पर जब आप भोजन को पकाते हो तो वो चीज आपकी सिमरिंग कहलाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर जो आपकी ये कुकिंग मेथड्स हैं, ओके। अब देखिए ये विधि जो है उस टाइम पर लाभदायक होती है, यानी कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जब भोजन को नरम बनाने के लिए लंबे समय तक पकाना हो, क्योंकि क्या होगा भाई, जब आप धीमी आंच पर पकाओगे तो टाइम अधिक लगेगा, ओके। जैसे कि आप कस्टर्ड बना रहे हो, खीर बना रहे हो, या फिर सब्जियां पका रहे हो, गाजर का हलवा बना रहे हो, तो क्या होता है कि हम उसे धीमी आंच पर पकाते हैं, ओके। तो इस वजह से इसमें टाइम अधिक लगता है। चलिए, अब इसके बाद में, हाँ, अब एक चीज और, जैसे कि जो उबालना था उसमें हमने ये बताया था कि जब सरफेस पर बुलबुले आने लगते हैं, ठीक है, यानी कि बबल्स आने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है बॉइलिंग। और सिमरिंग क्या होता है, जब जो बुलबुले आने से पहले की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, यानी कि जब छोटे छोटे बबल्स आते हैं, बड़े बड़े बुलबुले नहीं, जब छोटे छोटे जो है बबल्स आते हैं, तो वो स्टेज जो है आपकी वो सिमरिंग होती है, जस्ट बॉइलिंग से नीचे वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, उसी को सिमरिंग बोलते हैं, ओके। अब इसका लाभ क्या है, एक तो खाद्य पदार्थ पूरी तरीके से पक जाता है, और फिर इससे क्या होता है, चूंकि आप धीमी आंच पर पका रहे हो तो जलने की जरूरत, मतलब जलने की कोई टेंशन नहीं होती है, खाद्य पदार्थ हमारा जल जाएगा। और इसमें क्या हो, जो पोषक तत्वों के निकल जाने की वजह से हानि न्यूनतम होती है। एक मिनट, हाँ, मतलब कि जो पानी की आप बॉइलिंग में क्या आ रहा था कि आप चूंकि अधिक, एक तो पहली बात उसमें टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर की वजह से भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, स्पेशली विटामिन सी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ये आपके पोषक तत्वों के निकलने वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी इसमें कम होती है, यानी कि सिमरिंग के माध्यम से जो भी पोषक तत्वों का लॉस हो रहा था वो भी कम होता है इसमें, ठीक है। तो ये लाभ हो गया। अब हानि की बात करें तो लंबे समय तक पकाने के कारण ताप के प्रति जो संवेदनशील पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अब चूंकि जो टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है, जैसे कि हमने बताया कि विटामिन सी है, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के प्रति। तो अगर आप लंबे समय तक अगर आप पकाओगे तो क्या होगा, लंबे समय तक वो आपके जो है उस ताप के कांटेक्ट में रहेगा, हीट के कांटेक्ट में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि वो नष्ट हो जाएगा।
ठीक है, एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि इसमें टाइम बहुत अधिक लगता है और आपका जो ईंधन है वो भी अधिक लग रहा है। ठीक है, यानी कि फ्यूल भी अधिक लग रहा है, टाइम भी अधिक लग रहा है, तो ये इसकी हानि है। तो हर एक चीज की अपनी कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फायदेमंद तो होता ही है, यानी कि लाभ भी है और हानि भी है। चलिए अब आते हैं थर्ड पर, उसे हम बोलते हैं पोचिंग। जो तीसरी प्रोसेस है उसे कहते हैं पोचिंग, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत कम तरल और ताप पर पकाना। बहुत कम तरल और ताप पर पकाना, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे पोचिंग। चलिए अब इसको देख लेते हैं फटाफट। अब पोचिंग क्या होता है, इसमें जो आप भी लिक्विड का यूज कर रहे हो उसकी कम मात्रा का यूज किया जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है, टेम्परेचर जो इसमें यूज किया जाता है वो 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे आपका बॉइलिंग में 100 था और सिमरिंग में 82 से 99, और जो आपका पोचिंग है उसमें 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम खाद्य पदार्थ को बॉयल करते हैं। ये भी उबलने के बिंदु से नीचे तापमान होता है, और पानी की कम मात्रा का यूज करते हैं, यानी कि कोई भी लिक्विड जो आप यूज कर रहे हो उसकी कम मात्रा का यूज होता है। ठीक है, अब क्या है कि आमतौर पर जैसे अंडे हमने बताया कि अंडे इसमें, इसका जो एग्जाम्पल है, कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है पोचिंग के लिए तो अधिकतर अंडा उसमें ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, यानी कि स्पेशली अंडे के लिए जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है उसको पोचिंग कहा जाता है। और आमतौर पर अंडे हैं और मछली हैं, इन खाद्य पदार्थों की पोचिंग की जाती है। ठीक है, अंडों की पोचिंग करते समय क्या होता है, पकाने वाले जो तरल पदार्थ में थोड़े से नमक डाल दें। तो जब से आप अगर जनरली आप अंडे वगैरह बॉयल कर रहे हो तो उसमें आप नमक डाल करके या फिर सिरका को मिला देने से क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ के जमाव का तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसमें नमक और या फिर सिरका मिला देते हैं। ओके, फिर है, और पोचिंग के द्वारा अंडे सीधी तरह से पक भी जाते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है तो वो आसानी से उसको पका देता है। अब इसके लाभ की बात करें तो इस विधि से जो भोजन है वो अति शीघ्र पक जाता है। ठीक है, और क्या होता है, क्योंकि इसमें हम कम पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जल्दी पक जाता है। और क्या होता है, इस विधि से पकाया जाने वाला जो भोजन होता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, मीन्स कि क्या है कि भोजन सुपाच्य होता है, यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी यानी आसानी से इजीली डाइजेस्टिबल होता है जो भी इस विधि से पकाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका फैट का यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो बॉइलिंग है, सिमरिंग है, पोचिंग है, ये सभी आपके सुपाच्य होते हैं, यानी कि इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी फैट का, वसा का यूज नहीं हो रहा है। हानि क्या है कि इसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो फीका रहता है, यानी कि ब्लैंड टेस्ट होता है। और दूसरा है कि पानी में जो घुलनशील पोषक तत्व हैं वो पानी में बह करके बेकार हो जाते हैं अगर आप उन पानी को फेंक देते हो। ठीक है, अगर आप उनको यूज कर देते हो तो आप जो है पोषक तत्वों को बचा लेते हो। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है स्टीविंग, 4th नंबर पर। अब इसे बहुत कम ताप पर बंद बर्तन में पकाना बोलते हैं। बहुत कम ताप पर बंद बर्तन में पकाना, इंग्लिश में से कहेंगे स्टीविंग। चलिए अब ये देख लेते हैं। अब स्टीविंग क्या है कि इसमें क्या होता है कि कसे हुए ढक्कनदार पैन में भोजन पकाने की ये सरल विधि है, यानी कि जो भी आप पैन यूज कर रहे हो, बर्तन यूज कर रहे हो, उसका जो ढक्कन है वो बहुत ही, मतलब आप एयर टाइट, जिसे नहीं कहते हैं कि एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं, तो इस तरीके से जो भी आपका पैन हो, बर्तन हो, उसका जो ढक्कन हो वो कस करके बंद हो जाए अच्छे से। तो उसमें कसे हुए ढक्कनदार पैन में जब भोजन पकाया जाता है तो वो चीज आपकी स्टीविंग कहलाती है। और स्टीविंग के लिए भोजन को पानी में आधा डुबो दिया जाता है, यानी कि स्टीविंग में क्या होता है कि जो भी आप खाद्य पदार्थ पकाने जा रहे हो उसको
पानी में आधा डुबोया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो आधा डूबा हुआ होगा। इसमें खाद्य पदार्थ आधा डूबा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग था, सिमरिंग था और जो अंडा था, तो इसमें क्या था कि हम जो है मतलब पूरी तरीके से डूबा रहता था पानी में। बस डिफरेंट ये रहता कि बॉइलिंग में अधिक पानी का हम यूज कर रहे थे, सिमरिंग में उससे कम और पोचिंग में उससे कम। ठीक है, लेकिन जो भी खाद्य पदार्थ था वो उसमें पूरा डूबा रहता है। तो लेकिन अब जो स्टीविंग है इसमें क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो आधा डूबा होगा, ना कि पूरा डूबा होगा। ठीक है, और ज्यों ही यह उबलने के बिंदु पर पहुंचता है आंच को कम कर दिया जाता है। जैसे ही बॉइलिंग पर पहुंचेगा, बॉयल करना स्टार्ट होगा, वैसे ही हम आंच को यानी कि उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, ताकि भोजन जो है सिमरिंग तापमान अर्थात कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकता रहे। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो तापमान है वो आपका सेम होता है जैसे कि आपका सिमरिंग का तापमान होता है, यानी कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सिमरिंग वाला तापमान है उसी के वही तापमान आप जो है स्टीविंग के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, अब भोजन को लंबे समय तक पकाने की जो स्टीविंग है वो एक धीमी विधि है, मतलब ये स्लो प्रोसेस है। अब इसका जो उपयोग है वो जैसे बेकरी उत्पादों में जो प्रयुक्त होने वाले सेब हैं उनको इसी विधि द्वारा पकाया जाता है, जो बेकरी में जो यूज होता है। तो हाँ, अब इसमें क्या होता है, ये स्लो मेथड है और जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें जो टाइम लगता है 2 से 4 घंटा लग जाता है स्टीविंग में। अगर आप कोई भी चीज पका रहे हो तो इसमें से 2 से 4 घंटा लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी आप फूड मतलब पका रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें 2 से एक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 2 से 4 घंटा इसमें लगता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आपका एक स्लो मेथड है, स्लो मेथड, धीमी विधि है। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि जो सेब है उसको भी इसी विधि द्वारा पकाया जाता है, स्टीविंग के द्वारा ही पकाया जाता है एप्पल्स को। और इसके अलावा जैसे मीट हो गया आपका, ठीक है, तो मीट को भी जो है इसके द्वारा पकाया जाता है। और कुछ रूट वेजिटेबल्स हैं तो उनको भी इस विधि द्वारा पकाया जाता है। रूट वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स का मतलब है जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको, मीट है और एप्पल यानी कि सेब, इनको जो है इन विधि द्वारा पकाया जाता है। तो स्टीविंग का मतलब क्या है, इसको इसे आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है ये कम होता है, 98 सिमरिंग का टेम्परेचर होता है, टाइम अधिक लगता है इसमें, इसको स्लो मेथड बोलते हैं। और इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो आधा डूबा हुआ होता है। चलिए, ये हो गया। अब इसके हम लाभ की बात करें तो इस विधि में जो पोषक तत्व के निकल जाने से होने वाली हानि है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें पानी को निकाला नहीं जाता है। ठीक है, इसमें पानी को नहीं निकाला जाता है और इसमें जो टेस्ट है वो बना रहता है। हानि क्या होती है कि इसमें एक ही हानि है कि इसमें टाइम अधिक लगता है। अब अगर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त करने इस विधि से, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक तो अच्छी तरह से कसे हुए ढक्कन वाले पैन का उपयोग करें, जिससे कि क्या हो कि जो उसके भाप है वो उसको रोका जा सके, वो निकले नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जल्दी पकेगा अगर भाप नहीं निकलेगा। और जो है इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ और पानी के सही अनुपात का प्रयोग करें, तो इससे भी क्या होगा कि आप जो है आसानी से इस विधि का जो है
फायदा आप ले सकते हो अगर खाद्य पदार्थ और पानी के सही अनुपात का आप प्रयोग करते हो। और जैसे स्पेशली आप मांस को यानी कि मीट को अगर पका रहे हो तो उसे मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही पकाएं, आवश्यकता से अधिक ना पकाएं, जिससे क्योंकि क्या होगा कि अगर आप जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर पका दोगे तो वो सख्त हो जाएगा, ठीक है, और इसके स्वाद में भी कमी आ जाएगी। तो ये जो है, चलिए अब इसके बाद में आता है स्टीमिंग। जो पांचवा मेथड है वो है स्टीमिंग, यानी कि भाप में पकाना। अब जो ये विधि है भाप में पकाना यानी कि स्टीमिंग है, इसमें भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक तो है जिसे बोलते हैं नम भाप में पकाना, जिसे हम कहते हैं वेट स्टीमिंग। दूसरा है शुष्क भाप में पकाना, जिसे हम कहेंगे ड्राई स्टीमिंग। और तीसरा है पानी से रहित खाना पकाना, पानी से रहित खाना पकाना। इंग्लिश में से हम बोलेंगे वाटरलेस कुकिंग। ओके, तो ये 3 आपका स्टीमिंग के अंदर में आ जाता है, ठीक है। अब भाप में पकाना का मतलब है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ को उसको भाप में अथवा पानी के बिना पकाया जाता है, यानी कि भाप की मदद से पकाया जाता है। अब भाप को पैन में तेजी से उबलते हुए पानी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, ताकि भोजन पूर्णतया भाप से घिर जाए और पानी अथवा तरल पदार्थ जो भी आप यूज कर रहे हो उसके सीधे संपर्क में ना हो, ठीक है। अब इसकी 3 जो विधियां हैं, जैसे पहला है वेट स्टीमिंग यानी कि नम भाप में पकाना। इसमें क्या होता है, इसमें भाप का खाद्य पदार्थ के साथ सीधा संपर्क होता है। जो वेट स्टीमिंग जो है, इसमें क्या होता है कि जो भी भाप का खाद्य पदार्थ के साथ सीधा संपर्क होता है, यानी कि स्टीम का और खाद्य पदार्थ वो दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है इडली आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जो भी इडली आप बना रहे हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, तो इडली का जब शेप दे करके उसको आप रखते हो उबलते हुए पानी में, ठीक है, तो उसमें जो भी भाप बनती है, पानी से जो भाप निकलती है, तो वो आपके डायरेक्ट इडली को कांटेक्ट करती, यानी कि इडली के सीधे संपर्क में होती है, तो उसी को वेट स्टीमिंग बोलते हैं। अब ड्राई स्टीमिंग क्या है, इसमें क्या हो, भोजन पकाने के लिए डबल बॉयलर का यूज किया जाता है, यानी कि इसे डबल बॉयलिंग में क्या होता है कि गर्म अथवा जो उबला हुआ पानी है उसके ऊपर एक बर्तन रखा जाता है, ठीक है, रखे हुए बर्तन में भोजन पकाया जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो भाप के कांटेक्ट में खाद्य पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, कस्टर्ड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उबलने के बिंदु से कप तापमान, जिसका तापमान होता है स्टीमिंग का, उसमें आपका जितना उबलने का यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे कम तापमान की जरूरत पड़ती है जब कस्टर्ड तैयार किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों को एक बर्तन में रखा जाता है, जिसे एक पानी से भरे दूसरे बर्तन में रखा जाता है, यानी कि नीचे एक बर्तन होगा जिसमें कि पानी होगा, ठीक है, जब वो बॉयल हो, और उसके ऊपर एक बर्तन होगा जिसमें कि खाद्य पदार्थ को रखा जाएगा। अब क्या होगा, जो नीचे पानी है जब वो बॉयल होगा तो उससे जो भाप निकलेगी, ठीक है, उससे जो भाप निकलेगी वो आपके जो दूसरे बर्तन में खाद्य पदार्थ रखा हुआ है उस तक पहुंचेगी और वो भोजन को पका देगी, ठीक है। तो ये हो गया। और जो तीसरा है पानी से रहित खाना पकाना यानी कि वाटरलेस कुकिंग, इसमें क्या होता है, पानी रहित खाना पकाने जो विधि है इसमें भाप खाद्य पदार्थ से ही उत्पन्न होता है। जैसे कि क्या करते हैं, अगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ को पकाना है तो उसमें उसको एल्युमिनियम फॉयल, आप जानते ही हो, एल्युमिनियम फॉयल में उसको लपेट देंगे और उसके बाद में खाद्य पदार्थ को पकाएंगे, इसी को बोलते हैं पानी से रहित खाना पकाना, ठीक है। ये एक अन्य विधि है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं,
मतलब खाद्य पदार्थ के ऊपर हम एल्युमिनियम फॉयल को लपेट देंगे और उसके बाद में उसको पकाएंगे तो क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ होगा तो उससे जो भाप निकलेगी, यानी कि खुद उसमें जो भाप खाद्य पदार्थ से ही उत्पन्न होती है और उसी से वो पक जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको कवर करना बहुत जरूरी है, जिससे यानी कि उसको कवर किससे करेंगे, एल्युमिनियम फॉयल से। इसको वाटरलेस कुकिंग बोलते हैं। ठीक है, और वेट स्टीमिंग जो हमने बताया, इडली का एग्जांपल दिया है। और शुष्क ड्राई स्टीमिंग का मतलब है जिसमें कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, यानी कि जैसे कि आपका मैंने बताया कि एक बर्तन नीचे होगा और एक बर्तन उसके ऊपर रखा होगा, उसमें उसके द्वारा वो पकेगा। ठीक है, यानी कि उसमें जैसे कि आप नहीं जाली का यूज करते हो, जैसे कि फरा, अगर आपको पता होगा फरा है, और या फिर मोमोज है। मोमोज का बेस्ट एग्जांपल है मोमोज, ये तो आप खाते ही हो, सबको पता है इसके बारे में, मोमोज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नीचे एक बर्तन होता है, उसमें पानी बॉयल होता रहता है, और ऊपर जो होता है, जो बर्तन रहता है उसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं। ठीक है, होल होते हैं, जिससे कि भाप ऊपर जाती है और खाद्य पदार्थ पक जाता है। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं है और खाद्य पदार्थ पक भी जाता है आसानी से। और वेट स्टीमिंग में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, यानी कि जो उबलता हुआ पानी है उसी में हम उसको रखते हैं और भाप के द्वारा वो पकता है। चलिए, ओके। अब इसके हम लाभ की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाभ क्या है कि निरंतर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, यानी कंटिन्यू उसको हमको मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसे। और इसकी जो पौष्टिकता है वो बनी रहती है, क्योंकि पोषक तत्व तो पानी में नहीं निकलते हैं और जो भोजन पकाने में कम समय भी लगता है। ठीक है, और इस विधि में पोषक तत्वों की हानि बहुत ही कम होती है, न्यूनतम होती है। तीसरा ये है कि आसानी से पच जाता है, क्योंकि इसमें जो है तेल वो नहीं लगता है। ठीक, भाप से ही पकता है। और ये बच्चों के लिए और जो भी कोई भी अगर डिजीज है किसी को, जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब भाप में पकाए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आपको पता ही होगा, मोमोज है, इडली है, फरा है, ये सब बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस नहीं हो रहा है और आसानी से जो है डाइजेस्टेबल है, मतलब सुपाच्य भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें लाभ मिलता है हमें। हानि क्या है कि इसमें विशेष उपकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि हमें जब भी आपको भाप के द्वारा पकाना है तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट आपके उसके लिए स्पेशली यूज करना पड़ेगा। और बहुत से खाद्य पदार्थ इस विधि से नहीं तैयार किए जा सकते, जैसे कि बिना छिलका उतारे अनाज। तो ये है कि हर एक चीज आप इससे नहीं बना सकते हो। चलिए, अब इसका अगर अच्छा परिणाम लेना है तो आप कह सकते हो पहले पानी को उबाल लें और उसके पश्चात ही खाद्य पदार्थ वाले बर्तन को उसके ऊपर रखें। इससे क्या होगा कि आप जो है स्टीम से पकाने में अच्छा, ये नहीं कि आप नीचे वाले बर्तन में आपने पानी भरा, फिर उसके ऊपर आपने जो भी खाद्य पदार्थ है वो रख दिया, उसके बाद में आपने गैस को ऑन किया। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। अब क्या करो, पहले नीचे पानी को बॉयल कर लो, ठीक है, उबाल लें, उसके बाद में उसके ऊपर जो है खाद्य पदार्थ को रखें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और खाद्य पदार्थ को चिकने किए गए कागज अथवा चिकने ढक्कन से ढक देना चाहिए, ताकि संघनित नमी खाद्य पदार्थ के ऊपर ना गिरे। क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी खाद्य पदार्थ को बॉयल करते हो तो उसके ऊपर अगर आप ढक्कन को ही रख दो तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी जो वाष्प निकल रहा है, जो भाप निकल रहा है, तो बर्तन के नीचे जो है जमा हो जाता है। ठीक है, जो भी ढक्कन होगा उसके नीचे जमा हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर क्या करते हो, खाद्य पदार्थ को चिकने किए गए कागज अथवा जो चिकने ढक्कन से ढक देना चाहिए। ठीक, कुछ चिकनाई हल्की सी लगा देनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जो उसमें पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा है, नमी इकट्ठा हो रही है, वो आपके खाद्य पदार्थ पर ना गिरे। ओके, और स्टीमर के पानी को कभी सूखने ना दें। जो भी आप स्टीमर का अगर यूज कर रहे हो तो उसके पानी को सूखने ना दें, अदरवाइज आपका भोजन खराब हो जाएगा। अब भाप देने के लिए कसे हुए ढक्कन वाले पैन अथवा डबल बॉयलर का प्रयोग करें। ओके, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, फिर इसके बाद में है प्रेशर कुकिंग। चलिए ये देख लेते हैं फटाफट। जो 6 नंबर पर है वो है प्रेशर कुकिंग।
ठीक है। अब प्रेशर कुकिंग में हम प्रेशर कुकर का यूज करेंगे, नाम से ही पता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर का यूज होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर का यूज होता है। ठीक है। अब 100 डिग्री, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कुकिंग कर रहे हो, देन क्या होगा, आपको 1 घंटे के लिए भाप में पकाने पड़ेगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा पकाना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा, यानी कि अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पका रहे हो देन आपको 1 घंटा लगेगा, 1 आवर्स लगेंगे। अगर आप जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पका रहे हो देन आपको जो है आधे घंटे लगेंगे, हाफ आधे घंटे। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अगर इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पका रहे हो तब इसमें 1/4 आवर्स लगेगा, इसका 1/4 टाइम लगेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाने लगे। तो अब जो भाप से पकाने की प्रक्रिया है तो उसमें आप अगर टाइम कम लगाना चाह रहे हो तो फिर आप जो है प्रेशर कुकिंग कर सकते हो, जिसमें कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी खाद्य पदार्थ पकता है भाप के द्वारा। ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रेशर कुकर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 120 या 121 इतना इसका टेम्परेचर होता है, 120 और 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये आपका प्रेशर कुकिंग का टेम्परेचर होता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको कम टेम्परेचर पर पका रहे हो तो उतना ही टाइम अधिक लगेगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना अधिक टाइम लग रहा है। अगर आप 100 डिग्री पकड़ तो 1 घंटा, 110 पर आधे घंटे और 120, 121 पर आपको 1/4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या होता है, जो प्रेशर कुकर होता है इसमें क्या है कि इसमें जो है दाब की यानी कि प्रेशर के द्वारा जो है जो खाद्य पदार्थ है वो पकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर प्रेशर भी उत्पन्न हो रहा है, प्रेशर कुकिंग के अंदर प्रेशर भी उत्पन्न हो रहा है, टेम्परेचर भी अधिक है और भाप भी है उसके अंदर में, तो सबके साथ में जो है इस वजह से वो जो है आसानी से पक जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ, तो मैंने बताया कि प्रेशर कुकिंग में क्या होता है कि एक तो आपका प्रेशर अधिक होता है और अंदर स्टीम बनती है और टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है। अब जो घरेलू प्रेशर कुकर है उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम, वो आपने देखा होगा जो प्रेशर कुकर है जनरली क्या होते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है। अब तो फिलहाल बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के और मतलब प्रेशर कुकर आने लगे हैं, लेकिन क्या होता है नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं और दाब को रिलीज वाल्व यानी कि उसमें सेफ्टी वाल्व लगा होता है जो कि दाब को रिलीज वाल्व के ऊपर रखे गए भार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यानी कि ऊपर जो सीटी लगाते हैं, जो प्रेशर कुकर होता है उसके ऊपर सीटी लगाई जाती है, क्योंकि वहीं से जो अंदर प्रेशर बन रहा है तो जब वो प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो ऊपर भाप के रूप में बाहर निकलता है। तो इस वजह से सीटी लगा करके उस भाप को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर भाप निकल जाएगी तो खाना नहीं पकेगा, क्योंकि अब भाप के द्वारा ही पक रहा है तो अंदर जब प्रेशर बहुत अधिक उत्पन्न होता है तो वो भाप के रूप में बाहर निकलता है, तो इसी वजह से ऊपर सीटी लगी होती है जिससे कि उसको वो कंट्रोल कर लेती है। ठीक है। और ये ध्यान देना है कि सुरक्षित सीमा से अधिक दाब बनने से रोकने के लिए सदैव एक सुरक्षा वाल्व लगा दिया जाता है, यानी कि ये सेफ्टी वाल्व जो है उसमें लगाया जाता है। अभी जो जैसे मैंने बताया कि प्रेशर कुकर में पकाने का मतलब है दाब के भीतर भाप देना है, दाब के भीतर भाप देना यानी कि स्टीम अंडर प्रेशर आप बोल सकते हो, दाब के भीतर भाप देना, इसको हम कह सकते हैं प्रेशर कुकिंग को। इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। तो ये भी कहीं कहीं ये टर्म्स दे दिया जाता है कि ये प्रेशर कुकिंग है, उसके आगे ये दे दिया जाता है कि इसमें जो है किस विधि का यूज़ किया जाता है, तो आप कह सकते हो स्टीम अंडर प्रेशर का यूज़ किया जाता है इसमें प्रेशर कुकिंग में।
ओके। अब जो इसमें तापमान होता है वो लगभग फिलहाल तो वैरी कर सकता है, 115 से 120 तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है तो वो 120, 121 इतना ही अक्सर जो है दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे रेंज की अगर पूछा जाता है, रेंज की बात होती है, तो ये 115 से लेकर के आपका 120 तक हो सकता है, ठीक है। अगर रेंज पूछता है तो ये हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली केवल एक टेम्परेचर देता है तो चाहे 120 या 121 डिग्री सेंटीग्रेड आप टिक लगा सकते हो प्रेशर कुकिंग के टेम्परेचर में, ठीक है। अब टाइम इसमें बहुत कम लगता है और ये बहुत ही अच्छी विधि होती है भोजन को पकाने की, ठीक है। चलिए, अब इसकी अगर हम लाभ की बात करें, क्या क्या एडवांटेज है, तो इसमें भोजन पकाने पहले बात तो टाइम कम लगता है, ईंधन की बचत होती है, पोषक तत्व और स्वाद की हानि नहीं होती है और भोजन पूर्ण रूप से पक जाता है, ठीक है। इसमें हमें कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती और ना ही हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ती है और भोजन के जलने या फिर तेल पर चिपकाने की संभावना जो है वो कम होती है, ठीक है। यानी कि चिपकने की संभावना कम होती है और ना ही भोजन जलता है और ना ही भोजन चिपकता है। हानि क्या है कि इस उपकरण को प्रयोग में लाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप प्रेशर कुकिंग का आपको यूज जब कर रहे हो तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि जब उसके ऊपर जो सीटी लगी होती है, यानी कि जो वॉल्व लगे होते हैं, सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं, उनको भी आपको साफ करना होता है। जहां से भाप निकलता है, जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है, ठीक है, उसमें जहां से प्रेशर निकलता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो उसमें वो फंस जाता है। उस सेफ्टी वॉल्व में अगर कोई भी दाना फंस गया खाद्य पदार्थ का तो उससे क्या होगा कि जो है भाप बाहर नहीं निकल पाएगा, तो प्रेशर कुकर के फटने का भी डर लगता है, तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको प्रेशर कुकिंग का किस तरीके से सफाई करनी है, किस तरीके से पकाना है, इसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। और स्वाद का सम्मिश्रण हो सकता है, यानी कि जो टेस्ट है गड़बड़ हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आप जितना चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट ना हो, तो इसमें अगर आप प्रेशर कुकिंग में उसको पकाओगे तो ये हद से ज़्यादा नरम हो सकते हैं, जो कि आपको आपके लिए अनडिजायरेबल होगा, यानी कि अवांछनीय होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें हर एक चीज़ नहीं पकाई जा सकती है, ठीक है। और प्रेशर कुकर में पकाए जाने वाली जैसे पता जैसे चावल, दाल, सब्जियां और मांस हैं, तो यानी कि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप पका सकते हो, सब कुछ जैसे कुछ क्रिस्पी, अगर हमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी चाहिए तो वो चीज़ें आप इसमें नहीं बना सकते हो, तो हर एक चीज़ इसमें नहीं पकाई जा सकती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कि जो भाप द्वारा पकाने की हमारी विधियाँ थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है शुष्क ताप विधियां, जिसमें कि हवा के माध्यम से पकाना है। एक मिनट में देख लेती हूँ कि इसका कितना है अभी, अदरवाइज मैं आपको इसको नेक्स्ट में पढ़ा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार मैं चेक कर लूँ कि अभी पढ़ा सकते हैं या बाद में पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी तो इसमें बहुत सारा है तो ये फिलहाल आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जब तैयार करूंगी तो इसके आगे का जो भी है शुष्क ताप के द्वारा और जो कॉम्बिनेशन मेथड है, यानी कि ब्रेजिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ अन्य मेथड्स भी हैं भोजन को पकाने के, जैसे सोलर कुकिंग होता है, ठीक है, और क्या होता है ओवन का यूज़ किया जाता है, तो ये भी हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आपको ये पसंद आ रहा है देन लाइक ज़रूर करें, ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में करें, ओके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।